प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखेंगे कि केमिस्ट्री में 50 मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि सभी बच्चे जानते हैं कि आपको नीट के एग्जाम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें 50 फिजिक्स के रहेंगे, जिसमें से 45 करने होंगे, 5 नहीं करना है। केमिस्ट्री के भी 50 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, आपको 45 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है और 5 छोड़ देना है, कोई भी आप कर सकते हैं 45। ऐसे बायोलॉजी के आपके 100 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें सिर्फ आपको 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बाकी 10 ऑप्शनल है। तो टोटल आपको 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, जो टोटल 720 नंबर का होगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। आइए हम लोग देखते हैं, जो कि अपने अकॉर्डिंग कुछ पेपर को सेट किए हैं, वो पेपर क्या हो सकता है। हम लोग कोशिश करेंगे कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करें। आपको तीनों पेपर में पहले देखना है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में क्या आसान है। आपको जो अच्छा लगे पहले वो चूज कर लीजिए। केमिस्ट्री और बायो में थोड़ा सा कम समय दीजिएगा, फिजिक्स में थोड़ा ज्यादा समय दे सकते हैं, इसलिए वो समय इधर से बचेगा केमिस्ट्री और बायो से, तो आप फिजिक्स में दे सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग रिएक्शन H2C2 HC2O4 माइनस प्लस PO4 3 माइनस। आगे रिएक्शन रिवर्सिबल है, ध्यान देना बच्चों। रिवर्सिबल रिएक्शन है, HPO4 डबल माइनस C2O4 डबल माइनस में जा रहा है। इसमें पूछ रहा है 2 ब्रॉन्स्टेड बेसिस। इसमें 2 ब्रॉन्स्टेड बेसिस मतलब ये आप देखेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो आप आगे को भी देखेंगे पीछे को भी देखेंगे। तो ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है, ये सभी बच्चों को जानना जरूरी है कि ब्रॉन्स्टेड बेस क्या होता है। विच एक्सेप्ट, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो H+ आयन को एक्सेप्ट करता हो। किसको एक्सेप्ट करता हो? H+ आयन को एक्सेप्ट करता हो। तो यहाँ पे देखो, इस फास्फेट के पास H+ नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, इसने गेन किया। तो एक तो आपका ये हो गया ऐसे। दूसरा आप देखेंगे कि ये भी रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, ये भी रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है। तो ये जब रिएक्शन बैक साइड में जाएगा तो ये रिएक्टेंट की तरह काम करेगा। इधर C2O4 -2 है और इधर H जुड़ गया इसके साथ, तो दूसरा बेटा ये आपका हो सकता है। ठीक है, इसलिए अपना ऑप्शन होगा डी। एकदम ध्यान से देख लीजिएगा इसको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ये ऑप्शन है इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N3H, N3H में देखेंगे तो ऐसा कोई भी स्पीसीज आएगा, ये ब्रेक करेंगे बेटा आप इसको N3H को, तो ये टूटेगा N3 के ऊपर 1 माइनस। तो यहां हम लोग पर एटम पे कितना चार्ज होता है वही देखते हैं। तो पर एटम पे पूरे 3 नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है, तो एक नाइट्रोजन पे बेटा कितना होगा 1/3। 1/3 इसका ऑप्शन होगा, 1/3। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन होगा आपका डी। ओके, तो ऐसे आप कर सकते हैं, ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बेटा। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज सोडियम क्लोराइड द एनोडिक रिएक्शन इज। तो ध्यान से देखना, फ्यूज सोडियम क्लोराइड में बेटा ध्यान से देखना, फ्यूज सोडियम क्लोराइड मतलब यहाँ पे एक्वस नहीं लिखा है, ध्यान से देखना, यहाँ फ्यूज सोडियम क्लोराइड लिखा है। तो ये NaCl एरो देके बनेगा Na+ और Cl-। ध्यान से देखना, ये फ्यूज्ड है, एक्वस नहीं बोला है। एक्वस नहीं बोला है इसका मतलब अपने को H+ और OH- के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ NaCl फ्यूज्ड है। तो इसमें सोडियम और सिर्फ क्लोराइड आयन रहेंगे। तो देखो केटायन जाता है बेटा कैथोड पे, केटायन किधर जाता है? कैथोड पे। और कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। कैथोड पे हमेशा क्या होता है? रिडक्शन। बेटा एनायन जाता है एनोड पे, एनायन किधर जाता है? एनोड पे। और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन किसका आ रहा है? क्लोराइड आयन का। ठीक है, नीट में बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आते बेटा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। नीट के एग्जाम में बहुत टफ पेपर नहीं आता है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं आता है। एकदम कॉन्सेप्ट को क्लियर करके और एकदम शांत मन से सोचेंगे तो हो सकता है आपका ऑप्शन आ रहा हो, आंसर सही हो जाएगा। इसलिए एकदम इत्मीनान से देखेंगे। ऑप्शन डी हो गया इसका। क्वेश्चन 4 है, विच साल्ट डज नॉट शो हाइड्रोलिसिस एट ऑल। ध्यान रहे, हम लोग को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन क्या आएगा, बट हम लोग अपने अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सेट करते हैं और सोचते हैं कि इस क्वेश्चन के माध्यम से बच्चे का कितना
कॉन्सेप्ट बूस्ट अप कर सके। जैसे उसका अगर थोड़ा भी छोटा मोटा क्वेश्चन अगर इससे मैच कर जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आइए इस क्वेश्चन के थ्रू भी हम लोग एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। नए कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? यहाँ पे हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस पहली बार देखिए, ये सारे साल्ट है, सभी 1 2 3 4 ये सभी क्या है बेटा? ये सभी साल्ट हैं। और हम लोग पढ़ते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में साल्ट हाइड्रोलिसिस। तो साल्ट हाइड्रोलिसिस बेटा हमारे पास 3 टाइप के साल्ट होते हैं। हमारे पास एसिडिक साल्ट होता है, बेसिक साल्ट होता है और एक न्यूट्रल साल्ट होता है। एक न्यूट्रल साल्ट होता है बेटा जो साल्ट, ऐसा साल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है वो आपका न्यूट्रल सॉल्ट की कैटेगरी में आता है। कौन सी साल्ट की कैटेगरी में आता है? न्यूट्रल सॉल्ट। और ऐसे साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता, डज नॉट अंडरगोज इन हाइड्रोलिसिस, डज नॉट अंडरगोज इनटू हाइड्रोलिसिस। ध्यान रहे, ये कॉन्सेप्ट बूस्टअप करने का कॉन्सेप्ट है, आपके कॉन्सेप्ट को एकदम अच्छे से क्लियर कर देगा कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बने हुए साल्ट का हाइड्रोलिसिस नहीं होता। आयनिक इक्विलिब्रियम में एकदम अच्छे से पढ़ाया गया होगा आपको। तो बट ये आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के साथ साथ बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल का भी कॉन्सेप्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे जितने भी आपके पास मैग्नीशियम, बेरिलियम, कैल्शियम, बेरियम है, दीज आर द अल्कलाइन अर्थ मेटल। और यहाँ पे आपको देखना है कि जो साल्ट है वो किससे किससे बना है। तो बेटा साल्ट के लिए हम लोग देखते हैं, ये सारे साल्ट है एसिड बेस से मिलकर बना है। ये पहला बना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जो एसिड यूज किया गया है बेटा, एसिड यूज किया गया है वो नाइट्रिक एसिड है। एसिड यूज किया गया है नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रेट आयन सभी में एकदम साफ साफ दिख रहा है। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड मिल गया। अब बेसिक कैरेक्टर की तरफ चलते हैं। तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, महंगाई बहुत है। तो जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं बेटा बेसिसिटी बढ़ती है, बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। डाउन द ग्रुप आने पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है। और अगर बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो सबसे अच्छा ये बेरियम होगा, बेरियम हाइड्रोक्साइड, BaOH का होल ट्वाइस। इसका मतलब इसके मदद से जो साल्ट बनेगा बेटा, ये वाला साल्ट आपका होगा न्यूट्रल सॉल्ट। ये वाला सॉल्ट कैसा होगा? न्यूट्रल सॉल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से बना हुआ। इसलिए ऑप्शन होगा आपका डी। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की मदद से बने हुए साल्ट का हाइड्रोलिसिस संभव नहीं होता है। ठीक है, देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है बेटा पर ऑक्सी लिंकेज। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आता भी है, इसलिए हम लोग इसके भी क्वेश्चन को लिए हैं, ध्यान रहे। पर ऑक्सी लिंकेज बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज क्या होता है? पर ऑक्सी लिंकेज, पर ऑक्सी लिंकेज बेटा होता है जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ा रहे। पर ऑक्सी लिंकेज जहां पे ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ा है। IIT 1991 में पूछा भी गया है। बट ऐसे क्वेश्चन सिमिलर टू आते रहते हैं, एग्जैक्ट जरूरी नहीं यही आ जाए। इसके आधार पे हम लोग कॉन्सेप्ट को बूस्ट कर रहे हैं। आपको ध्यान से देखना है कि कैसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पर ऑक्सी लिंकेज जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन से जुड़ा हो बेटा। कैरोज एसिड, कैरोज एसिड एक कॉमन नाम है, इसका केमिकल नेम होता है पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड। पर ऑक्सी मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, देखो इसके नाम में ही पर ऑक्सी है और इसका फार्मूला है H2SO5। स्ट्रक्चर देख लो, स्ट्रक्चर देख लो बेटा इसका, ऐसे S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH मिल गया आपको पर ऑक्साइड, सॉरी पर ऑक्सी लिंकेज। पर ऑक्सी लिंकेज मिल गया बेटा, पर ऑक्सी लिंकेज मिल गया आपको, O सिंगल बॉन्ड O यहाँ पे। तो ये बाकी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड इसमें भी नहीं आता, डाइथियोनिक एसिड इसमें भी नहीं, सल्फ्यूरिक। हमको तो एक ही ऑप्शन चूज करना है बेटा, अपने को सिर्फ एक ऑप्शन देखना है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा अपना? ऑप्शन नंबर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन है। पिछली बार भी नीट में आपको मैक्सिमम मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन मिले थे। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको कैसे हम लोग मैच कराते हैं।
कोबाल्ट, कोबाल्ट देखना है बेटा, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर आपको याद रहे 27, इसका ट्रिक भी है Sa3d4s, तो ये D पे दे देना और ये S पे दे देना, ठीक है। बट यहाँ पे CO+3 है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा आपका 3d6। 3d6 में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो जो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, अब मैग्नेटिक मोमेंट का और इसके क्या रिलेशन है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का, आप तो डायरेक्ट इसके फार्मूले से निकाल सकते हो, √n+2 bm, वेयर n इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। छोड़ो जाने दो, उतना कौन करेगा, मैं डायरेक्टली आपको ट्रिक बता देता हूं। ये जो पहला नंबर होता है बेटा, पहला नंबर ये 4 लिखा है, इधर 1 लिखा है, ये तो होगा नहीं क्योंकि ये कभी नहीं पाया था। ये हो सकता है 0 का मतलब जहां पे n का वैल्यू 0 हो, मतलब नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये वाला तो होगा नहीं बेटा। अगर आपको कभी मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू दिया हो तो इसका मतलब है कि आपको सिर्फ वैल्यू देखना है, जो फर्स्ट डिजिट होगा उसमें वही नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का वैल्यू 4 है। आपको हमेशा याद रखना है, कभी भी मैग्नेटिक मोमेंट दे देता है बेटा तो जो फर्स्ट डिजिट होता है, जैसे यहाँ पे 4 है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, यहाँ पे 1 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गए, 0 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गए। ये 1 कभी आता ही नहीं है, इसलिए ये वाला तो नहीं होगा, किसी से मैच नहीं करेगा। कॉपर +2 बेटा चलते हैं, कॉपर, कॉपर को देख लेते हैं हम लोग। Cu ये होता है आपका 3d10 4s1, ठीक है। बट Cu+2 करोगे, Cu+2 करोगे, Cu+2 तो यहां से 1 जाएगा, हमको 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, तो हो जाएगा आपका 3d9, और 3d9 में n का वैल्यू 1 होता है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए पहला आपका हो गया 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये आपका जो मैच कर रहा है ये इससे मैच कर रहा है। और ये वाला बेटा Cu+2 वाला 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले से मैच कर रहा है, ये इससे कर रहा है, ये इससे कर रहा है। उसके बाद C+3 बेटा, C+3 देखना, सीरियम का एटॉमिक नंबर होता है 58, और ये आपका हो गया यहां से जेनॉन होता है 4f1 5d1 6s2, ठीक है बेटा। 54 4 58 हो गया, बट इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करा देना है, 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करा दोगे तो सिर्फ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, इसलिए ये भी इससे मैच कर रहा है, ये भी इससे मैच कर रहा है। ध्यान से देख लेना, इस टाइप के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। ये भी इससे मैच कर रहा है, इसमें भी n का वैल्यू बेटा कितना है 1, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। और ये वाला जिसमें नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जिंक होता है बेटा 3d10 4s2, ठीक है, यहाँ पे आर्गन लगा होगा 3d10 4s2, 2 निकाल दोगे 3d10, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं बेटा, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सो यहाँ पे आपका ये वाला हो जाएगा। तो चलते हैं देखते हैं इसमें क्या क्या मैच कर रहा है अपना, तो ये मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां से, फिर भली बात ही देख लेते हैं हम लोग ना। चलो, तो बेटा यहां से आपके पास ये आ गया, हाँ मैच कर गया ए पी और बी का क्यू और सी का भी क्यू है बेटा, क्योंकि ये वाला तो कभी होता नहीं है, और डी का एस, ठीक है। ऐसे हम लोग करेंगे। अगला, अब ये थोड़ा सा आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर आधारित क्वेश्चन है बेटा, ये आपका प्रैक्टिकल केमिस्ट्री के ऊपर आधारित क्वेश्चन है, तो ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे ब्लू है, ब्लैक है, ग्रीन है, ब्राउन है, तो आप बेटा अगर एक दो भी मुश्किल से, अगर कभी भी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन में बहुत आसान सा ये चीज होता है, अगर 4 उसमें मैच कराना बेटा, आपको 2 भी मुश्किल से आ रहा हो तब भी आपका ऑप्शन पूरा डिट्टो मैच कर जाएगा। आप ऑप्शन से करेक्ट कर सकते हो, ऑप्शन से भी करेक्ट कर सकते हो। जैसे ब्लू कलर होता है बेटा कॉपर सल्फेट, सभी जानते हैं, बच्चा जानता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर होता है।
ब्राउन कलर होता है बेटा लेड का, ब्राउन कलर होता है, ठीक है। ग्रीन कलर होता है बेटा इसका Cu+ का, और ब्लैक मिल गया एक CuO। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। ए का Q से, ए का Q से, ठीक है। फिर B का P से, B का P से, ठीक है बेटा। C का S से, C का S से है। ये प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, D का R से, एक ही बचा है। जैसे मैंने यहाँ पे किसी किसी क्वेश्चन में ऑप्शन को नहीं भी लिया है, बट ये हम अपने से थोड़ा सा और ज्यादा कॉन्सेप्चुअल करने का प्रयास किए हैं इसको, कि और कैसे हम लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अपने सोचने की थिंकिंग कैपेसिटी को थोड़ा सा इंक्रीज करना है इसमें पेपर में। फिर हम लोग आगे चलते हैं। आगे फिर वही आ गया आपका मैच दी कॉलम पे। ये भी बेटा एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, तो ध्यान से देखना इसमें। NaBH4 LiAlH4 बेटा सब जानते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम भली भांति रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ाया जाता है, और ये बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये मिल गया आपका एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, सोडियम बोरोहाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये बेटा आता है बोरेक्स बीट टेस्ट में, बोरेक्स। तो ये बोरेक्स बीट टेस्ट में है। आर्थोबोरिक एसिड या सिंपली बोरिक एसिड बेटा ये आपका आता है एंटीसेप्टिक में। AlCl3 देखा यहाँ पे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है बेटा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में यूज होता है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लेविस एसिड की तरह पे यहाँ पे। और फिर ये आपके पास आया फिटकरी, फिटकरी है बेटा ये, फिटकरी का फार्मूला, फिटकरी कहाँ कहाँ यूज होता है, फिटकरी एंटीसेप्टिक में यूज होता है, और इसमें लेदर टैनिंग, और AlCl3 इसमें भी यूज हो सकता है आई थिंक। क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम, क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम। अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ, ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ए का R है, बिल्कुल करेक्ट है। B का P है, तो ये B है, P है, बिल्कुल करेक्ट है। C का Q है, C का C यहाँ पे है, C का Q है, ठीक है, एज एन एंटीसेप्टिक। उसके बाद बेटा D है, D का TU, D का TU देखें। तो ये बेटा आपका आता है, देखो कैसे, मैं थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर देता हूं। AlCl3 बेटा जिगलर नाटा कैटलिस्ट, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, ट्राइथाइल एल्यूमिनियम, जिगलर नाटा कैटलिस्ट, यहां पे ध्यान से देख लेना। तो ये क्रैकिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी यूज आता है। तो आपका डी ऑप्शन हो गया TU, ई ऑप्शन हो गया QS, ई है बेटा, ई जो है ई, Q और S, Q हो गया एंटीसेप्टिक, फिटकरी एंटीसेप्टिक के तौर पे यूज किया जाता है जब कभी जैसे कुछ कट जाता है तो ब्लड आने लगता है, उसको रोकने के लिए एंटीसेप्टिक, और लेदर टैनिंग में यूज होता है बेटा, इसलिए आपका ये ऑप्शन हो गया। बट यहाँ पे हमने ऑप्शन नहीं लिया है, तो इसलिए थोड़ा सा कि आपको दिमाग चलाना है इसमें, समझ में आए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ए मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजीन एंड, ये थोड़ा सा आपको याद करने का, इस तरह से पढ़ने का क्वेश्चन है बेटा, और याद करने के लिए है हाइड्रोजीन, ठीक है, एंड 40 से 60% हाइड्रोजन पर ऑक्साइड सोल्यूशन जो होता है बेटा वो रॉकेट फ्यूल की तरह काम करता है। तो ये आपको थोड़ा सा जितना पढ़ने पे है, किस तरह से स्टडी किए हैं, ये पढ़े रहेंगे तो आप एकदम एग्जैक्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा आपको, इसमें तो कोई दिमाग वगैरह लगाना नहीं है। चलते हैं आगे, ऑप्शन बी हो गया। आगे दिया है ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन जो कि केमिकल बॉन्डिंग से है, केमिकल बॉन्डिंग से बेटा ये रिएजेंट H2, यहाँ पे द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू H2+ H2-। तो अब देखना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
ये आप पहले इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए। क्या निकाल लेंगे? बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर के लिए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? अगर 2 हाइड्रोजन होता तो 2 इलेक्ट्रॉन होता, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, बट एक प्लस है तो इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन है। 2 हाइड्रोजन है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और एक निगेटिव का कितना हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 3 इसको भरते हैं हम लोग, इसमें भरते हैं जब इसमें, तो आएगा सिग्मा 1s1, और ये आएगा आपका सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1। तो देखो यहाँ पे बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे, बॉन्ड ऑर्डर Nb माइनस Na बाई 2, तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसमें 1 है, नॉन बॉन्डिंग 0 है, मतलब एंटी बॉन्डिंग 0 है, तो 2, ये आएगा हाफ। इसमें बेटा बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो इसमें क्या आएगा? 2 माइनस 1 बाई 2, ये भी आएगा हाफ। अच्छा, ये तो दोनों बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गए, तब कैसे स्टेबिलिटी चेक करेंगे? अगर किसी का बॉन्ड ऑर्डर बराबर आ गया बेटा, तो हम लोग देखते हैं किसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, वो अनस्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा। तो जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा बेटा, वो लेस स्टेबल होगा। इसलिए आपका H2+ जो है ज्यादा स्टेबल है किसके अपेक्षा में? H2- से। तो इसलिए आपका ऑप्शन होगा बेटा सी। देखते हैं हम लोग, ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ, ये भी आपका है, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। HF, ठीक है बेटा, HF जो है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ठीक है, ये बेटा इस फॉर्म में पाया जाता है H2F2 में, ये इस फॉर्म में पाया जाता है H2F2 में, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये जनरली इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसलिए डाई बेसिक एसिड हो गया। मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। HF यहां पे मिला लेते हैं HCl, HBr, HI, तो इन तीनों का पहले इससे करा देना मोनो बेसिक एसिड, ठीक है, BCD सभी का P से हो गया, HCl ये भी हो गया। अब आपके पास है स्ट्रॉन्ग एसिड, बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड HI, इन सभी में सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्डर ऑफ एसिड यहाँ पे अगर हम लोग एसिडिक ऑर्डर देखेंगे तो HI ज्यादा होगा बेटा, फिर HBr, फिर HCl, एंड देन होगा HF, सबसे कम होगा HF, ठीक है। स्ट्रॉन्ग एसिड में देखेंगे तो ये आपका आएगा, ठीक है। चलो हम लोग मिलाते हैं इससे ऑप्शन में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट भी देखोगे बेटा, तब भी आपका HI ही होगा, तब भी HI होगा, मतलब ये बहुत चीजों से मैच कर रहा है HI। देख लेते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं यहां से, ठीक है। तो देखना, ए का S से, ये मिला लेना इसमें, A का S से, ये यहाँ पे बताना था, ये रिएक्ट विथ ग्लास, ग्लास से रिएक्ट करता है, A S से करता है, और फिर B बेटा BCD तो सभी P से हैं, B भी P से है, C भी P से है, और D तो है ही P से, और साथ में Q और R से भी है बेटा, देख लो PQR तीनों से है। ये याद कर लेना। HF ग्लास से रिएक्ट करता है, HF ग्लास से रिएक्ट करता है, इसलिए ए ऑप्शन होगा, S से करेक्ट करेगा। और बाकी के देख लेना, P से तो तीनों मैच करते हैं क्योंकि मोनोबेसिक है, और जो A है वो S से करेक्ट कर रहा है, और B C ये आपके P से, D आपका PQR तीनों से है, क्योंकि मोनोबेसिक के साथ साथ एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि इजिली हाइड्रोजन दे देता है, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है इन सभी में। आगे देखते हैं हम लोग, विच आर द फॉलोइंग ऑर्डर एनर्जीज ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऑफ N2। देखो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता देता हूं, जो बच्चे नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो भी देख लेंगे, और जिनको पता है वो भी देखेंगे। यहाँ R नहीं है बेटा, यहाँ पे पाई है, पाई है यहाँ पे क्या है, पाई, ठीक है। तो ये पाई है, पाई टू पी वाई हर जगह है। देखना इसमें होता क्या है कि दो तरह से हम लोग यहाँ पे MOT को एक्सप्लेन करते हैं, मतलब एक जिनका इलेक्ट्रॉन 1 से 14 के बीच में हो, और एक जिनका 15 से 20 इलेक्ट्रॉन के बीच में हो। तो जहां 1 से 14 के बीच में बेटा,
तो उसमें हम लोग 2 1 का कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इसमें 1 2 2 1। अब ये क्या 1 2 2 1 2 1 2 1 क्या है तो वो मैं बताता हूं। जैसे हम लोग ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है, तो ये मैं यहां पे एग्जांपल बता देता हूं आपको। जैसे ये एक ऑर्बिटल बनाया 1s का, ठीक है, दूसरे एटम का 1s हो गया, तो यहां पे उसका एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग, तो दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके बेटा ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, ठीक है। तो ये जैसे आपका हो गया सिग्मा 1s सिग्मा स्टार 1s, ये आपका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और बीच वाला जो होता है बेटा वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अच्छा, ऐसे 1 बन गया, ऐसे 2 का भी बनेगा, 2 का बनेगा ऐसे, तो ये आपका हो जाएगा सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s, ये बॉन्डिंग और ये एंटी बॉन्डिंग, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2s, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ 2s, ऐसे बन गया। फिर हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये आपका हो गया 1s, फिर 2s, फिर 2p। तो देखो जब 2p करते हैं ना, तो मैं यहाँ पे 2p बना देता हूँ। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3, और दूसरे वाले में भी 3 ऑर्बिटल रहेंगे, 1 2 3, तो टोटल 6 आपको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने हैं। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर वो 1 से 14 इलेक्ट्रॉन के बीच में है तो ये 2 ऑर्बिटल नीचे और 1 ऑर्बिटल ऊपर, और इसमें 2 ऑर्बिटल नीचे 1 ऑर्बिटल ऊपर, तो यही बोलते हैं इसको बेटा 2 1 2 1। ये हो गया 2 1 2 1। तो ये जो है आपका, ये है आपका सिग्मा वाला एक ही होता है, ये आपका सिग्मा 2pz, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। बाकी बचा आपका पाई 2px लगभग बराबर होता है पाई 2py, ऐसे ये होगा पाई स्टार 2px बराबर लगभग होगा पाई स्टार 2py। बस मैच कर लीजिए इससे, तो देख लीजिए पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py ग्रेटर देन सिग्मा 2pz, है कि नहीं? देख लो, इसकी एनर्जी बेटा इसकी एनर्जी से ज्यादा है। अब अगर ये 15 से 20 इलेक्ट्रॉन वाले के बीच में होता है, जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन में आपका 14 इलेक्ट्रॉन है, 15 से 20 में होता बेटा, तो ये ऊपर वाला सही रहता, बट नीचे वाला में 1 नीचे हो जाता, 2 ऊपर होता, 1 ऑर्बिटल नीचे 2 ऑर्बिटल ऊपर, तो ये 1 2 2 1 हो जाता आपका। जैसे भी 2 1 2 1 है बेटा, तो ये आपका हो जाता 1 2 2 1, ठीक है। ऐसे हम लोग पढ़ते हैं इसको मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, ये आपका है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, इसलिए आपका ऑप्शन होगा इसमें 1। आओ चल तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या है बेटा इसमें, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स, 1 ml ऑफ वाटर कंटेन 20 ड्रॉप्स। यहाँ पे देख लेते हैं 1 ml वाटर कंटेन 20 ड्रॉप, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए ड्रॉप ऑफ सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर। तो देखो यहाँ पे करना क्या है आप लोगों को, यहाँ पे ऐसे सोल्यूशन लिखते हैं, ये मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। इससे भी बहुत क्वेश्चन आए हैं और आते हैं, हर साल आते हैं, वो फिक्स हैं, वो कंफर्म है, एकदम ध्यान से देखना इसको। देखो 1 मोल जो होता है, 1 मोल वो होता है 22.4 लीटर किसी गैस के लिए, 22.4 लीटर, और ये होता है 22.4 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 22,400, 22,400, ठीक है, ml, ठीक है। तो हम लोग वहां से कहेंगे कि देखना 1 मोल कंटेन 22,400 ml, चूंकि अपने को ml और मोल में रिलेशन देखना है तभी तो मॉलिक्यूल आएगा, तो यहां से 1 ml बराबर हो जाएगा बेटा, सो 1 ml ये वाला पार्ट नीचे चला जाएगा, 1/22,400 इतना मोल हो गया, 1 ml में इतना मोल हो जाएगा, ठीक है। कैसे किया, 1 मोल में इतना ml, तो 1 ml में ये वाला पार्ट इधर चला आएगा,
तो ये 1 अपान हो जाएगा, ठीक है। तो ये 1 ml में। अच्छा 1 ml में बेटा आपका कितने ड्रॉप है? 20 ड्रॉप है। कितने ड्रॉप है? 20 ड्रॉप। तो यहाँ पे लिख देना 20 ड्रॉप। 20 ड्रॉप में आपके मोल कितने होंगे बेटा? मोल होंगे 22,400 मोल का मैंने वैल्यू लिख देना है यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका 1 मोल बराबर होता है 6 इंटू 0.23 इंटू 10⁻23। बट हम लोग कैलकुलेशन के लिए सिर्फ 6 लिखेंगे 10 के पावर 23, ठीक है। तो अपने को एक सिंगल ड्रॉप में बताना है बेटा। किस में बताना है? सिंगल ड्रॉप। तो ये 20 नीचे चला जाएगा। सो 1 ड्रॉप कंटेन कितना आ जाएगा? 6 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 22400 इंटू 20। तो बेटा 3 जीरो कट गया, ये हो जाएगा 10 के पावर 20, ठीक है। यहां से कट जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, इसमें से 2 जीरो उठा के दे दोगे इसको तो ये 300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 के पावर 18 और ये आसानी से कट जाएगा, 1.3 समथिंग आएगा। तो ये 10 पावर 18। अब ध्यान से देखो इसमें 10 पावर 18 दो जगह दिख रहा है बट ये वाला तो होगा नहीं बेटा, इसलिए आपका ऑप्शन हो गया ये, ठीक है। क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं और उसको भी देखेंगे कि इसका ऑप्शन क्या है। चलो थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा ऑप्शन देखते हैं, अपना आंसर को करेक्ट कर लेते हैं। आंसर होगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड ऑर्डर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बॉन्ड ऑर्डर का। अक्सर हर साल आता है इससे क्वेश्चन, बॉन्ड ऑर्डर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का बहुत सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले काम क्या करना है कि आप सभी भी कोई भी एलिमेंट स्पीसीज कुछ भी होगा उसका पहले टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल के एक ट्रिक में रख दीजिए। ट्रिक क्या है बेटा? ट्रिक आपके पास है NB। हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं बेटा? बॉन्ड ऑर्डर बराबर होता है NB माइनस NA डिवाइड बाई 2। तो हमको NB NA ऐसे लिख देना है, इसको बांट देना है 2 2 2 2 6 6 ऐसे बांट देना इसमें। ये बेटा एक ट्रिक है ताकि आपका तुरंत बॉन्ड ऑर्डर निकल जाए। अब आपका काम क्या है बेटा कि सभी O2 प्लस O2 माइनस 2 सभी में बेटा इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है, सब में इलेक्ट्रॉन निकाल लेना है। आपका ये काम रहेगा टोटल इलेक्ट्रॉन 8 दूनी 16, इसमें 16 इलेक्ट्रॉन है बेटा। 16 में से एक चला गया 15 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 16 एक 17 इलेक्ट्रॉन है, 16 दो 18 इलेक्ट्रॉन है। अब इस वैल्यू को बराबर बराबर इसमें बांट के रख देना है। जैसे पहले के लिए देखेंगे तो O2 का बॉन्ड ऑर्डर आएगा, O2 के लिए आएगा O2 16 भरना है तो इसमें भरो 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 14 और 16 भरना है तो इसमें 2 भरोगे, 14 2 16 हो जाएगा। तो जहां पे 6 वहां पे 2 कर दोगे तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 2, क्योंकि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तो कट गया, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग कट गया, जो इसमें बचा है 6 और जो इसमें बचा है 2, बस वही लिख दो 6 माइनस 2 बटे 2, 6 माइनस 2 बटे 2, ये क्या हो जाएगा 4 बटे 2, 2 आ गया। अब आपको निकालना है O2 प्लस, O2 प्लस का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है 15, भरो इसमें 2 2 4 2 6 2 8 8 6 14 14 और 1 14 1 15, तो यहाँ पे 6 आ गया बॉन्डिंग, 1 आ गया एंटी बॉन्डिंग बाई 2, तो ये आएगा 5 बटे 2, ये आएगा 2.5 2.5 आ गया। इसके बाद है O2 माइनस, O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटा। O2 माइनस में 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 8 6 14 14 3, इसमें 3 भरना है। तो ये देखो ये एक दूसरे को काट देंगे, ये एक दूसरे को काट देंगे, ये 6 और 6 माइनस 3 बेटा 6 माइनस 3 बाई 2, तो 3 बटे 2 मतलब 1.5 आ गया। O2 माइनस 2, O2 माइनस 2 को कैसे अरेंज करोगे? O2 माइनस 2 18 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 8 8 6 14 14 4 18 14 4 18, तो बेटा यहाँ पे 6 माइनस 4 करोगे, 6 माइनस 4 बटे 2 2 बटे 2 मतलब 1 आएगा। आपके सामने उत्तर है और तुरंत उसको आप अरेंज कर सकते हो, बड़े ही आसानी से अरेंज कर सकते हो बेटा।
तो सबसे ज्यादा बेटा आपका आएगा 2.5, सबसे ज्यादा आया O2 प्लस का आया, उसके बाद 2 आया है, किसका है, O2 का है बेटा, उसके बाद आया 1.5 O2 माइनस, एंड देन आया है O2 माइनस 2। ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन होगा डी। देखते हैं, सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द रिवर्सिबल रिएक्शन ए प्लस बी, एरो देके, ए रिवर्सिबल रिएक्शन है बेटा, सी प्लस डी बना रहा है, द कंसंट्रेशन ऑफ ईच सी एंड डी एट इक्विलिब्रियम वाज 0.8 मोल पर लीटर, देन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी। पहले आप लोगों को सभी को केसी का एक्सप्रेशन लिखने आना चाहिए बेटा। ये होता है प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंटू कंसंट्रेशन ऑफ डी डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ऐसे लिख देंगे। अपने को सी और डी का कंसंट्रेशन दिया है बेटा, बट ए और बी का नहीं पता है, तो ऐसे मान लेंगे, माना कि जो टोटल कंसंट्रेशन है, टोटल कंसंट्रेशन बराबर 1 है, तो 1 में 0.8 ए ले गया, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 1 माइनस 0.8। बस आपको ध्यान क्या देना है बेटा कि यहाँ पे ए तो दिया नहीं है, बी भी नहीं दिया है क्वेश्चन को, लेकिन लगाएंगे कैसे, तो वहां पे हम लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। हम लोग इनिशियल स्टेज में जब कुछ भी नहीं रहता है तो मान लेते हैं कोई चीज शुरुआत से 1 मोल से स्टार्ट हुआ है, मान लेंगे, जिसका जो मोलैरिटी टोटल कंसंट्रेशन है वो 1 है, जिसमें कि 0.8 ये दोनों ले लिए, तो ए और बी का कितना होगा 0.2 और बी का भी कितना होगा बेटा 0.2। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है एग्जाम में आएगा वो देखना ज्यादा जरूरी है। अब वैल्यू रख दो बेटा, यहाँ पे केसी बराबर हो जाएगा 0.8 इंटू 0.8 अपान 0.2 इंटू 0.2, पॉइंट कट गया, 2 दूनी 4, यहां पे हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, केसी का वैल्यू कितना आएगा 16। ऑप्शन होगा आपका डी। देखते हैं इसमें, ऑप्शन आया डी। ठीक है बेटा, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो ज्यादा जरूरी है देखना। C60 ये आपका है फुलरीन, C60 बकमिंस्टर फुलरीन 660 एलोट्रॉप है। ये आप एकदम देखेंगे तो एनसीईआरटी में भी बेटा लाइन टू लाइन है, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, जिसमें 12 हेक्सागन होते हैं, मतलब 6 मेंबर्ड रिंग होते हैं 12, और 20 होते हैं 5 मेंबर्ड रिंग, जिसको हम लोग पेंटागन बोलते हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी का पार्ट है, ऑप्शन होगा डी। जेल्डाल मेथड काफी इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, इनिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग स्पीसीज के लिए ये यूज होता है जेल्डाल मेथड, और जहां पे कॉपर सल्फेट बेटा कैटलिस्ट की तरह काम करता है। तो अगर इसको आप एनसीईआरटी से देख के पढ़ेंगे तब भी आप बड़े आसानी से इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये अक्सर पूछा जाता है कि नाइट्रोजन के लिए कॉपर के लिए कौन कौन सा मेथड यूज किया जाता है, ऐसे तो अलग नाम देके मेथड यूज किया जाता है, जिसमें ये काफी इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन के लिए, जिसमें कॉपर सल्फेट बेटा कैटालिटिक एजेंट की तरह काम करता है, एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है। ऑप्शन होगा डी। ये देखो अब आ गया, ऑप्शन भी दे दिए हैं, ज्यादा सोच लिए, अब ऑप्शन से सोचते हैं। इसमें बहुत ध्यान से देखना है, जब भी कभी आपको मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन मिलेंगे तो हमेशा कम से कम उसमें से आपको 1 या 2 तो जरूर आने चाहिए, बस उससे आप मैच करा दीजिए। इतना याद रहे कि वो जो आप देख रहे हैं उसमें कहीं कोई गलती ना रहे। ऑप्शन सभी चेक करेंगे, कभी कभी 2-3 तक भी मिल जाते हैं कि यहां तक सिमिलर है, बट 2 मैक्सिमम वाले में आपका सही हो जाएगा। इसलिए देखते हैं बेटा, यहां पे लुकास टेस्ट, एल्कोहल चैप्टर का लुकास टेस्ट, लुकास रिएजेंट होता है कंसंट्रेटेड HCl ZnCl2। देखो फर्स्ट ऑप्शन डी से मैच कर रहा है बेटा, तो फर्स्ट ऑप्शन कहां डी से मैच कर रहा है, 2 जगह देखेंगे, एक ए में मिल रहा है और एक डी में सी में मिल रहा है। तो ये मतलब आपके 2 तो वैसे ही कट गए, बी और सी, बी और डी, बी और डी बेटा, बी और डी तो ऐसे नहीं होंगे। ठीक है,
उसके बाद हिंसबर्ग टेस्ट के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट होता है, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए, फोर्थ का ए। अब देखो यहां पे देखना है आपको, एक तो मिल गया 1 का डी और 2 जगह मिल रहा है 1 का डी। फोर्थ का ए बेटा किसमें मिल रहा है, इसमें। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या होगा अपना। देखा, ये ऑप्शन आपका सी होगा और ऑप्शन भी सी है। तो ऐसे अगर आपको कभी मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, तो देखो बाकी के तो आप छोड़ दो, कम से कम 2 आने चाहिए। 2 भी अगर छोटे मोटे आ रहे हैं तब भी आपका काम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या कर सकते हैं, फिर ये तो आपका इससे मैच कर रहा है H2SO4 से, क्योंकि ये रिएजेंट है इसका। और फिर ड्यूमास मेथड बेटा किसमें, ये कॉपर के लिए यहाँ पे। तो आपके कम से कम मैच द कॉलम में कम से कम 2 आने चाहिए बेटा, कभी कभी एक से भी आंसर सही हो जाता है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे 2 ऑप्शन मैच कराए आपने, एकदम करेक्ट आ गया, क्योंकि पहले का डी हो गया, ठीक है, 2 आंसर ऐसे कट गए। फोर्थ का इसमें ई है वो गलत है, फोर्थ का इसमें ए है, इसलिए ये सही है। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि अक्सर पूछा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है ये, जीओसी का पार्ट है। कार्बोनियम आयन मतलब कार्बोकेटायन, कार्बोनियम आयन, कार्बोकेटायन बेटा। तो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी चलो यहां पे देख लेते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज का होना, ये बेटा आपका कहलाता है कार्बोकेटायन। कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज का होना कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन ये एक लेविस एसिड होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, ये सब बातें सभी लोग जानते हैं। तो इसको क्या है, ये बेटा कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के, पहली बात, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मतलब प्लस एम प्लस एच प्लस आई, इस इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, अगर कोई किसी कार्बोकेटायन की वजह से कंपाउंड एरोमेटिक हो रहा है, सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी, पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी यहां पे। और ये आपका रेजोनेंस के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो देख लेना यहां पे, देखो ये आपका बेटा यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटायन, पहले चेक कर लेते हैं। ये पैरा पोजीशन पे CH3O है, मैं सभी को लिख देता हूं। फर्स्ट जो है इस तरह से है, फर्स्ट जो है बेटा आपका ये है प्लस, अच्छा मैं इधर इसको पहले दिखा दूं, ये ऐसे, तो इसमें आपको डबल सिंगल डबल बनाना है, ऐसे ऐसे प्लस सिंगल डबल, ये रेजोनेंस हो गया, फर्स्ट हो गया। उसके बाद सेकंड है आपका, सेकंड है CH2 प्लस, और बेटा इसके पैरा पोजीशन पे, P मतलब पैरा पोजीशन पे OCH3 ग्रुप लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। अगर ये आर्थो पैरा पे रहता है बेटा, ये बहुत अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, तो ये प्लस M इफेक्ट लगाएगा सबसे ज्यादा। तो चलो मैं चारों को पहले लिख देता हूं। थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे CH2 प्लस है बेटा। थर्ड में यहाँ पे पैरा पे NO2, तो ये NO2 पैरा पे है, ये बेटा इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, तो ये -M लगाता है, सबसे पीछे ढकेल देगा इसको, स्टेबिलिटी के मामले में सबसे पीछे ढकेल देगा ऐसे। फिर यहाँ पैरा पे मिथाइल है बेटा, पैरा पे मिथाइल, अगर एल्काइल ग्रुप रहता है आर्थो पैरा पे बेटा, तो वो आपका हाइपर कॉन्जुगेशन H इफेक्ट शो करता है, यहाँ पे प्लस H लगा रहा है, और यहाँ पे हो गया आपका CH2 प्लस। तो जहां जहां पे प्लस वाले हैं सबसे पहले उसको अलग कर लीजिए। तो आपका ये 2 हो गया, 2 और 4, 2 और 4 देख लो, 2 और 4 2 जगह मैच कर रहा है, बाकी ये वाला तो कट गया, ये हो सकता है, ये हो सकता है, संदेह है इसमें दोनों में, 2 और 4। इसके बाद 1 है और इसमें 3 है, 1 और 3 में देखेंगे ये खींच रहा है बेटा, ये नहीं खींच रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा,
ऑप्शन होगा सी। 1 3 से ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे डीएक्टिवेट कर रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को कम कर रहा है, बट उधर कोई भी इफेक्ट काम नहीं कर रहा है। चलो देख लेते हैं इसका ऑप्शन। ऑप्शन होगा इसका सी, करेक्ट ऑप्शन है सी। विच हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, तो डाइपोल मोमेंट जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा। बाकी तो ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस है यहाँ पे, तब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जनरेट हो रहा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, पोलैरिटी जनरेट होगा। बट यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन ये सबसे ज्यादा होना चाहिए बेटा, ये सबसे ज्यादा होना चाहिए। देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन है ए, बिल्कुल सही ऑप्शन है। इसके बाद बेटा आपका नेक्स्ट है द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन है। अच्छा ध्यान से देखो, एकदम ध्यान से देखोगे तुरंत आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, जो थोड़ा बच्चा पढ़ा होगा एकदम कैसे सॉल्व हो जाएगा। आगे लिखा है सोडियम साइनाइड DMSO। DMSO बेटा ये SN2 का सॉल्वेंट होता है। DMSO सॉल्वेंट होता है SN2 का। DMF हो गया, DMSO हो गया, ठीक है, ये सभी सॉल्वेंट होता है SN2 रिएक्शन के। SN2 रिएक्शन बैक साइड से रिएक्शन करता है। और सोडियम साइनाइड ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें साइनाइड आयन। तो बेटा ये क्या करता है, एल्किल हैलाइड चैप्टर का है, हेलो एल्केन हेलो एरेन का। ये तो हटेगा नहीं यहां से, ये भी नहीं हटेगा, क्योंकि ये पार्ट ऑफ एरोमेटिसिटी यहां से है, इसकी वजह से यहाँ पे हटेगा नहीं। और ये वाला हट जाएगा, ये वाला, तो यहां से Cl माइनस बैक साइड से अटैक करेगा, ये Cl यहां से रिलीज हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन होगा आपका करेक्ट, क्योंकि बाकियों में तो Cl है, कहीं यहाँ पे Cl लगा दिया, वो ध्यान से देखना गलत हो जाएगा। ये भी गलत है और ये भी आपका, ये आपका ऑप्शन होगा करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन हो गया सी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ मोनो हैलोजिनेटेड प्रोडक्ट फॉर्म बाय द हैलोजिनेशन ऑफ 244। देखो देखो ध्यान से, 244 ट्राइमिथाइल हेक्सेन। तो कभी भी नाम से ऐसे कंपाउंड बनाना है तो पहले हेक्सेन बना दो, 6 कार्बन का, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद 2 और 4 4 नंबरिंग कर दो ना, नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6। एक बेटा 2 पे मिथाइल है, ट्राइमिथाइल मतलब तीनों मिथाइल है, और एक नहीं 2 किस पे है, 4 पे, 2 4 4 ट्राइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। बाकियों में क्या करना, हाइड्रोजन लगा देना ऐसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे कोई नहीं रहेगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन रहेगा, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन रहेगा। तो मोनो हैलोजिनेशन प्रोडक्ट का मतलब होता है कि एक हाइड्रोजन निकालना है, क्लोरीन को जोड़ देना है। कितने डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे वही पूछ रहा है। तो यहाँ पे एक बनेगा क्लोरीन, यहाँ पे मैं इसको अलग ले लेता हूं, यहाँ पे क्लोरीन जुड़ सकता है बेटा, क्लोरीन यहाँ पे जुड़ सकता है, एक हो गया। नाम अलग होना चाहिए बेटा, नाम अलग होगा तो कंपाउंड की प्रॉपर्टी भी अलग होगी, बिल्कुल है। तो आपको चेक कर लेना है, उसके लगा के क्लोरीन देख लेना, डायरेक्टली इसमें रिएक्शन कुछ नहीं कराना है, आपको सिर्फ क्लोरीन लगाना है हर एक पोजीशन पे। फिर आपको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं है कि नाम मैच कर रहा है। अगर नाम मैच करेगा बेटा तो इसका मतलब है कि वहां एक ही बनेगा, अगर अलग अलग नाम है इसका मतलब वो डिफरेंट प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो 1 हो गया यहाँ पे, और फिर यहाँ पे लगाएंगे तो ये अलग नाम आएगा। तो एक यहाँ पे हो सकता है बेटा, एक यहाँ पे भी हो सकता है क्या, नहीं यहाँ पे तो सेम ही होना चाहिए, यहाँ पे और यहाँ पे इसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पे 1 2, फिर यहाँ पे हो सकता है 3, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, 4, यहाँ लगाओगे 5 और यहाँ लगाओगे 6, तो टोटल 6 बनेंगे। देखो यहाँ पे चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, चाहे यहाँ लगाओ चाहे यहाँ लगाओ, है ना। जैसे ही नाम मैच करने लगा बेटा, नाम मैच करने लगा तो इसका मतलब एक ही होगा, इसलिए 6। कितने बनेंगे, 6। चलो चेक करते हैं इसका ऑप्शन क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब है आंसर नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, ये भी ऑर्गेनिक का ही है। आगे लिखा है डाई मिथाइल ईथर, मिथाइल एंड प्रोपाइल ईथर। तो पहले आपको दोनों का फार्मूला पता होना चाहिए बेटा। डाई मिथाइल ईथर ऐसे लिखते हैं CH3OCH3,
ROR होता है ईथर, तो डाइमिथाइल, इधर मिथाइल इधर मिथाइल। अब एक हो गया आपका डाइमिथाइल ईथर और दूसरा है एन प्रोपाइल ईथर, मिथाइल एन प्रोपाइल ईथर। तो मिथाइल है CH3O, उसके बाद एन प्रोपाइल नॉर्मल प्रोपाइल हो जाएगा CH2 CH2 CH3। अच्छा ये इथाइल है, सॉरी यहाँ पे इथाइल है, तभी तो मैं कहूँ कि कैसे कोई रिलेशन नहीं होगा। यहाँ पे बेटा इथाइल है, डाई इथाइल है, तो यहाँ पे इथाइल बना देना है आपको। तो ये हो जाएगा आपका, मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दूं, डाई इथाइल है, हमने मिथाइल बना दिया, इथाइल है। ये हो जाएगा CH3 CH2 ऐसे, और इधर भी हो जाएगा बेटा CH2 CH3 ऐसे। अब देखना है यहां से, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर बेटा पॉलीवैलेंट एटम के, जैसे पॉलीवैलेंट एटम ये हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हो गया, पॉलीवैलेंट एटम के अगल बगल, पॉलीवैलेंट एटम के अगल बगल नंबर ऑफ कार्बन एटम डिफरेंट है और दोनों आइसोमर है एक दूसरे के। दोनों एक दूसरे का आइसोमर होने का मतलब क्या है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होना चाहिए। और पॉलीवैलेंट एटम के अगल बगल नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर डिफरेंट है बेटा, तो वो मेटामर में आते हैं। किस में आते हैं? मेटामर में आते हैं। किस में आते हैं बेटा? मेटामर में आते हैं। मतलब ये एक दूसरे का क्या संबंध है दोनों का? दोनों एक दूसरे के मेटामर है। बिल्कुल सही जवाब है मेटामर। आगे चलते हैं। व्हाट विल बी द मोलैलिटी? आपका फिर से आ गया, ये आप दोनों में देख सकते हो, चाहे सोल्यूशन चैप्टर में देख सकते हो और चाहे तो मोल कॉन्सेप्ट से देख सकते हो। करो इसको। देखते हैं मोलैलिटी कैसे निकालते हैं बेटा। मोलैलिटी का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अगर ये ग्राम में दिया है बेटा तो मोल अपॉन W सॉल्वेंट इन ग्राम दिया है तो ऊपर क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, हो जाएगा आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको दिया है कितना बेटा, 18 ग्राम ग्लूकोज। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास दिया है 180, तो मोल निकालोगे गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास 1/10, 0.1 आ गया। ठीक है, तो मोलैलिटी बराबर हो जाएगा 0.1 अपॉन सॉल्वेंट का वेट दिया है 500, ग्राम में दिया है 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 दूनी 1000, 0.2 कितना आएगा, 0.2। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। चलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, देखो इसमें भी एक कॉन्सेप्ट आ गया। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो का दिया है हमको, केमिकल रिएक्शन नहीं दिया है बेटा, इसमें अपने को केमिकल रिएक्शन नहीं दिया है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया है। तो मैं बहुत अच्छा ट्रिक बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखना। इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक ये है कि अगर अपने को कभी केमिकल रिएक्शन ना दे और हमको बताना हो कि कौन कैथोड और कौन एनोड की तरह काम करेगा, क्योंकि ईएमएफ आप सेल निकालोगे, ई नॉट सेल बराबर ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, बेटा ऐसे निकालते हैं इसको। तो ईएमएफ आप सेल पूछेगा आपका, सेल पोटेंशियल भी इसी को बोलते हैं, सेल पोटेंशियल। तो जो बड़ी वैल्यू होती है, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए, ई नॉट सेल का वैल्यू हमेशा कैसा आना चाहिए बेटा, पॉजिटिव, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। और इसको पॉजिटिव आने के लिए ई नॉट सी का वैल्यू बड़ा होना बहुत जरूरी है। ई नॉट सी का वैल्यू ई नॉट ए, मतलब कैथोड का वैल्यू एनोड से बड़ा होना जरूरी है। इसलिए ट्रिक हमेशा याद रखना इसको कि अगर अपने को कभी भी केमिकल रिएक्शन न दे बेटा, ईएमएफ हाफ सेल हाफ हाफ सेल का दिया हो, तो जो बड़ी वैल्यू होता है, बड़ी वैल्यू को कैथोड की तरह और छोटी वैल्यू को बेटा एनोड की तरह ट्रीट करना, बस आपका उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे ई नॉट सेल, दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है बेटा, प्लस 0.15 माइनस, और माइनस छोटी वैल्यू 0.74, तो माइनस माइनस प्लस
74 15 कितना आ जाएगा बेटा? 0.89, 0.89 वोल्ट। ऑप्शन होगा सी। देख लो, ठीक है, ऑप्शन हो गया सी। हाँ, ये देखो केमिकल काइनेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे कई बार आ चुका है नीट में बेटा। अब जरूरी नहीं ये आए, कई बार आ चुका है इसके जैसा। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा इसको हम? चलो, ऐसे कभी भी केमिकल रिएक्शन, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन आता है तो इसमें दोनों का हम लोग ऐसे रिएक्शन लेते हैं, ए गोज टू बी, फिर रेट लिखते हैं, रेट 1, रेट ऑफ रिएक्शन, ये रेट लॉ से, फ्रॉम रेट लॉ से क्या लिखते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये ऐसे, इधर के लिए रिएक्टेंट ये है, इधर के लिए रिएक्टेंट ये है, तो रेट फॉरवर्ड डायरेक्शन, रेट बैकवर्ड डायरेक्शन, दोनों का रेट देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग इसको निकालते हैं यहां से, देखो, अच्छा दोनों का एक ही साथ रिएक्शन है, पहले हम ध्यान से पढ़ लेना है इसमें। फॉर द रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, चलो तो इसको हम एक साइड कर देते हैं ऐसे। आपको ये करना है ए प्लस बी, एरो दे के प्रोडक्ट बना देना है। यहां पे लिखा है ए बी में नहीं जा रहा है, ए और बी का आपस में रिएक्शन हो रहा है। तो यहां पे बेटा आप लोग रेट लॉ लगाना है। क्या लगाना है? रेट लॉ। तो रेट लॉ क्या कहता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहां से आर बराबर हो जाएगा के, हटेगा कांस्टेंट, रिएक्टेंट में ए और बी है, ये हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, ये हमको 3 एक्सपेरिमेंट दिए हैं, तो तीनों का R1 R2 R3 करके बना लेना है। फिर 2 का रेशियो लेना होता है इसमें, ठीक है, ऐसा रेशियो लेना होता है कि जिसमें एक कोई ना कोई मैच करे, सेम रहे, ताकि कट जाए। तो मैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 लेता हूं, तो हो जाएगा रेट 1 बाय रेट 2, ये हो जाएगा आपका कांस्टेंट, कट जाएगा। और देखना इसको हम लोग कैसे बोलते हैं, यहाँ पे जो R बराबर के, ए के पावर अल्फा लिखेंगे और बी के पावर बीटा, ये अपने से करेंगे। ऐसे क्वेश्चन में बेटा हम लोग ये अपने से करते हैं, जिसके साथ रिएक्शन लिखा है, करा रहा है, आपको ऐसे करा देना है, ठीक है। रेट लॉ लिखना है और आपको ए के पावर अल्फा, बी के पावर बीटा अपने से बनाना है, वेयर अल्फा एंड बीटा, अल्फा प्लस बीटा मिला दोगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। और अल्फा देखोगे तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा, बीटा देखोगे तो बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर होगा। चलो देखते हैं, दोनों का रेशियो ले लो, A1 का पावर अल्फा, B1 का पावर बीटा, डिवाइडेड बाई A2 का पावर अल्फा, B2 का पावर बीटा। R1 R2 का वैल्यू रखोगे यहां से, तो देखो ये कट जाएगा, क्या कट के 1 आ जाएगा इस एक्सपेरिमेंट में, 1 और 2 में, 1 एंड 2 में देख रहे हो, तो ये कट जाएगा बेटा, दोनों सेम है 1 2 में। अच्छा ए वाला भी कट जाएगा, बचेगा ये ए वाला भी कट जाएगा, 0.2 के पावर अल्फा, नीचे भी है 0.2 के पावर अल्फा, इनटू क्या करोगे, 0.3 अपॉन 0.1 इनके पावर बीटा है, मतलब जो अलग अलग था मैंने उसको मैच करा दिया, सेम करा दिया, ये पॉइंट कट जाएगा। यहां आ रहा है 3 के पावर बीटा, ये आपका हो जा रहा है 3 के पावर बीटा बराबर 1, तो ऐसे कुछ मैच नहीं कर रहा है बेटा, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 0। नहीं समझ में आ रहा है तो दोनों साइड लॉग ले लो। अगर ऐसे नहीं आया, आपके पास आ गया 3 की पावर बीटा बराबर 1, अब पता चला कि बीटा का वैल्यू कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां पे लिख लेना, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे, लॉग ले लेंगे। तो यहां पे आ जाएगा लॉग 3 के पावर बीटा, तो ये हो जाएगा बीटा लॉग 3, और लॉग 1 का वैल्यू होता है 0, मतलब बीटा का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। तो बीटा के रिस्पेक्ट में तो 0 ऑर्डर आ गया। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आप एक बार पहले कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। देख लिया, बीटा का ऑर्डर 0 आ गया। चलो यहां से क्या है, अब अल्फा के लिए निकालते हैं,
तो अब हम लोग एक्सपेरिमेंट 2 और 3 लेते हैं। टेकिंग एक्सपेरिमेंट 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा R2 अपान R3, ये हो जाएगा बेटा k से k कट जाएगा, A2 के पावर अल्फा, फिर यहां पे आ जाएगा A3 के पावर अल्फा इंटू ऐसे आ जाएगा B2 के पावर बीटा अपान B3 के पावर बीटा। वैल्यू रख देना बेटा यहाँ पे, चलो वैल्यू रखते हैं R2 का वैल्यू है 5 इंटू 10 के पावर माइनस 5 और ये है 1 इंटू 10 के पावर माइनस 4, रख दोगे ऐसे, ठीक है। रेट का वैल्यू रख दिया, A2 और A3 का वैल्यू 0.2 के पावर अल्फा अपान 0.4 के पावर अल्फा, बीटा कुछ भी रहे बेटा, बीटा 0.1 के पावर बीटा, 0.05 के पावर बीटा, चूंकि ये वाला पूरा वैल्यू तो 0 हो गया, किसी के पावर 0 तो मतलब 1 होगा, तो यहां से मैं नीचे यहाँ पे लेके आता हूँ, सॉल्व करता हूँ इसको। देखो 10 पावर माइनस 4 10 पावर माइनस 5 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर माइनस 1 बराबर, ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये हो जाएगा 2/4 के पावर अल्फा, तो ये 0.5, ये 1/2 के पावर अल्फा, 0.5 को लिख सकते हो 1/2 और ये हो गया 1/2 के पावर अल्फा। कंपेयर करोगे तो अल्फा का वैल्यू कितना आएगा 1, तो टोटल अल्फा प्लस बीटा का सम आएगा 1 + 0 मतलब 1, ओवरऑल ऑर्डर कितना आएगा 1। ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्या करते हैं कि दो रेट लेते हैं जिसमें कोई ना कोई एक देखोगे कट ही जाएगा ऐसे। तो पहले मैंने एक्सपेरिमेंट 1 और 2 लिया था, ठीक है, उससे बीटा का वैल्यू आ गया 0। फिर हमने एक्सपेरिमेंट 2 और 3 लिया जिससे अल्फा का वैल्यू आया 1, क्योंकि बीटा 0 हो गया था, किसी के पावर 0 मतलब 1। चलो ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम के लिए और ये आपका है, चलो TiCl3 जिगलन नाटा कैटलिस्ट, TiCl3 टाइटेनियम ट्राइक्लोराइड जिगलन नाटा कैटलिस्ट, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कॉन्टैक्ट प्रोसेस, क्यूप्रिक क्लोराइड ये आपका है किसमें, डिकन्स प्रोसेस PDCl2 वाकर प्रोसेस। मिला लो, दो भी मिला लोगे बेटा, आपको देखो एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में TiCl3 जिगलन नाटा कैटलिस्ट मिल जाता है, तो A का 2 से मतलब आपका 2 ऑप्शन कट गया, आपका बेटा 2 ऑप्शन कट गया, 2 से तो सिर्फ B और C में मिल रहा है। फिर आगे चलते हैं, अब D का मिला दो, मान लो बीच वाला नहीं आ रहा है आपको, A और D का मिला दो, D मिल रहा है 3 से, D मिल रहा है 3 से, B और C में D मिल रहा है 3 से, सिर्फ ये होगा, ये गलत, इसलिए ऑप्शन हो गया आपका B। आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लायोफिलिक सॉल आर, लायोफिलिक और लायोफोबिक दो टाइप के सॉल होते हैं बेटा। तो लायोफिलिक जो होता है और वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, लायोफिलिक कैसा नेचर का होता है बेटा, वो रिवर्सिबल नेचर का होता है, आसानी से बन जाता है। फिर इसमें लिखा है रिवर्सिबल, तो गलत हो गया, दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, गलत हो गया, कोगुलेटेड बाय एडिंग, बेटा इसमें कोगुलेशन नहीं होता, ये सेल्फ स्टेबलाइज होता है। इवन ये आपका लायोफोबिक सॉल को भी स्टेबलाइज करने की टेंडेंसी रखता है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन क्या होगा इसका, ऑप्शन होगा डी। ऑप्शन क्या होगा बेटा इसका, डी, ऑप्शन होगा इसका डी। तो देखो ये एकदम एनसीईआरटी का पार्ट है बेटा, एकदम ध्यान से देखो क्या आ जाएगा। जोन रिफाइनिंग, देखो जोन रिफाइनिंग मेथड यूज होता है, जोन रिफाइनिंग मेथड यूज होता है फॉर सेमी कंडक्टर मटेरियल या सेमी मेटल जो होते हैं, सेमी मेटल्स जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, तो ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, P4O10 इज नॉट यूज टू ड्राई NH3 गैस बिकॉज, उसका रीजन होता है बेटा क्योंकि ये एक दूसरे में आपस में रिएक्ट करते हैं, क्योंकि
P4O10 जो होता है, P4O10 जो होता है वो एसिडिक होता है और अमोनिया जो होता है वो बेसिक होता है। तो आपस में रिएक्शन कर लेंगे। यहाँ पे लिखा भी है P4O10 बेसिक, ये गलत हो गया, एसिडिक ये सही है। तो ये बेटा P4O10 जो होता है एसिडिक होता है और एसिड बेस का रिएक्शन हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं अपना, ऑप्शन वैसे बी होना चाहिए, बी है। चलो 31 बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। हाइपोफास्फोरस एसिड होता है H3PO2। H3PO2 का स्ट्रक्चर होता है ये आपका HPHOH डबल बॉन्ड, ऑप्शन होगा ए। ठीक है, चलो 32 आपका फिर से आ गया मैच द कॉलम वाला। सल्फ्यूरिक एसिड प्रोसेस, सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोसेस बताओ, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। ठीक है, हैबर प्रोसेस अमोनिया। ठीक है, स्टील का बेसिमर, सोडियम हाइड्रोक्साइड लेब्लॉन्ग प्रोसेस। मैच करा दो। ए का 4, इसका मतलब आपका ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि ए का 4 में आपका कहाँ मिलेगा, सी में मिल रहा है बेटा और डी में मिल रहा है, तो आपका ए और बी तो कट गया, ए का 4 मिल गया। चलो डी का 1, अरे वाह दोनों में मिल रहा है डी का 1। अब तो थोड़ा बीच में देखना होगा। बी का 3 गलत हो गया, बी का क्या है 2। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन होगा डी। अब इसमें देखते हैं, ऑप्शन होगा डी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड इन H3PO2। देख लो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ऐसे क्वेश्चन आने का संभावना होता है। स्ट्रक्चर HP डबल बॉन्ड OH, दिस इज द H3PO2। हम लोग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं बेटा क्वेश्चन की मदद से। 50 क्वेश्चन भले थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, लेकिन इसके अलग अलग क्वेश्चन के अलग अलग कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। डबल बॉन्ड OH और H, इसको हम लोग कैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो एक तो P डबल बॉन्ड O बना देना है तीनों में, उसके बाद जितने ऑक्सीजन बच जाते हैं उसका पहले हाइड्रोजन से पेयरिंग करा के बॉन्ड जोड़ दीजिए। जैसे इसमें 2 ऑक्सीजन थे, एक PO बना दिया तो 1 ऑक्सीजन बचा, 1 OH का पेयरिंग कर दिया, बाकी के जो हाइड्रोजन बचे हैं डायरेक्टली जोड़ दो, बन गया। ऐसे इसमें भी करना है और ऐसे इसमें भी करना है। एक जोड़ दिए तो ये आपका हो गया H3PO3 और ये है आपका H3PO4। ये हो जाएगा OH, ये हो जाएगा OH और ये हो जाएगा OH। इसमें 2 है बेटा, पीएच बॉन्ड पूछा है 2 1 0, ऑप्शन क्या होगा डी। ऑप्शन क्या है बेटा डी। 34 कार्बोजन इज ए मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोजन इज ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड CO2। ये याद रखने की चीज है बेटा, याद रखने की चीज है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ O2 एंड CO2। अच्छे से देख लेना इसको। द एसिड इन विच पर ऑक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट। देखो O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O का मतलब होता है बेटा पर ऑक्साइड, परऑक्सी बॉन्ड ये है आपका परऑक्सी बॉन्ड किसमें है, इसमें तो SS लिंकेज है, इसमें भी SS लिंकेज है। हाँ, इसका नाम ही है परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। इसी को मार्शल एसिड बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं मार्शल्स एसिड। ये आपका ऑप्शन होगा। चलो सी। अगला 36 लैटिस एनर्जी लिथियम हैलाइड। देखो ट्रिक देखो, लैटिस एनर्जी का ट्रिक कैसे है। लैटिस एनर्जी जो होता है बेटा, लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज अपॉन साइज के। लैटिस एनर्जी पूछा है लिथियम हैलाइड का, लैटिस एनर्जी बेटा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑफ स्पीसीज अपॉन साइज। तो जहां पे चार्ज सेम होता है वहां पे हम लोग क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। तो देखो लिथियम सब में सेम है बेटा, और फ्लोरीन पे भी 1 माइनस होता है, इस पे भी 1 माइनस, इस पे भी 1 माइनस, इस पे, तो चार्ज के इनवर्सली होता है, इसलिए ऑप्शन होगा ए।
ऑप्शन क्या होगा? ए, डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ रहा है, डाउन द ग्रुप जाने पे साइज बढ़ेगा तो लैटिस एनर्जी क्या होगा? इनका घटेगा। ये अल्कली मेटल के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? अल्कली मेटल्स विथ हैलाइड। एकदम अच्छे से देख लेना, लैटिस एनर्जी चार्ज अपान साइज का रेशियो होता है। चार्ज ज्यादा होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा, साइज कम होगा लैटिस एनर्जी ज्यादा होगा। चलो ऑप्शन ए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट लिंकेज। देखो बहुत अच्छा है क्वेश्चन, ये आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है, जो कि IEEE 2009 में पूछा जा चुका है। तो देखो जरूरी नहीं बेटा यही क्वेश्चन आए, जरूरी तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आए, हाँ इससे मिलता जुलता जरूर आएगा। लिंकेज आइसोमर कहां पाया जाता है? जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड हो। कैसे लिगेंड हो? एम्बीडेंटेड लिगेंड हो बेटा। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है बेटा? एम्बीडेंटेड लिगेंड जो एक से ज्यादा डोनर साइड रखता हो, which contain more than one donor site, more than one donor site, but use only one at a time, एक समय में जो एक ही साइट का यूज करता हो बट एक से ज्यादा साइट को रखता हो बेटा, उसको हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। और एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल है, एम्बीडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल आपके हो सकते हैं क्या क्या? NO2, तो ये ONO में भी पाया जाता है, ONO ऐसे। CN हो सकता है बेटा, SCN हो सकता है, ये सभी आपके एम्बीडेंटेड लिगेंड में आएंगे। तो देख लो इसमें क्या मैच कर रहा है, NH3 होगा नहीं, ये तो आपका कॉम्प्लेक्स इस तरह से कोऑर्डिनेशन आइसोमर में हो गया। ये PPH3 थ्राइस, यहाँ NCS, ध्यान से देखना NCS आ गया और यहाँ पे SCN है कि नहीं? तो दोनों में किसका डिफरेंस है बेटा? दोनों में एम्बीडेंटेड लिगेंड है, जहां पे एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है वो लिंकेज आइसोमर शो करता है, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन होगा बी। ऑप्शन क्या होगा बेटा? बी। ध्यान से देख लेना इसको। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयन गिवन ऑन कंप्लीट आयन, ये भी बेटा बहुत अच्छा वार्नर्स थ्योरी पे है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक क्वेश्चन है बेटा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका पूरा का पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, CO NH3 थ्राइस Cl3। क्या देखो डिब्बे के बाहर कोई आयन है क्या? अगर डिब्बे के बाहर आयन है तो इसका हाइड्रोलिसिस संभव नहीं है, मतलब आयनाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि सारे आयन तो कॉम्प्लेक्स में चले गए। इसमें बाहर आयनाइजेशन स्फीयर में तो कुछ है ही नहीं, ये सारे के सारे बेटा आपके कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रह गए। किस में रह गए? कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रह गए। तो इसी को एक ही आयन समझ लो, तो ये 1 मोल होगा, 1 मोल का एक आयन यहाँ पे रहेगा। ऑप्शन क्या होगा? 1। तो इससे देखना है इसमें, तो जहां पे अगर डिब्बे के बाहर मतलब इस कंपाउंड के बाहर अगर कोई आयन है तब तो वो डिसोसिएट होगा, अन्यथा वो डिसोसिएशन नहीं होगा। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन होगा डी, बिल्कुल सही है। 39 मिथाइल ऑरेंज गिव, ये देखो क्लास 10th का क्वेश्चन है, बट नीट में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं, नीट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर, तो देखो ये ओरी होता है, ओरियो हम लोग बिस्कुट खाते हैं, ओरी उसी से मिलता जुलता है। ये इसका न्यूट्रल मीडियम में होता है, मिथाइल ऑरेंज के लिए है। ये किसके लिए होता है? मिथाइल ऑरेंज के लिए होता है, क्योंकि ये ऑरेंज, ओ मतलब ऑरेंज हो गया, ओ मतलब क्या हो गया? ऑरेंज। ये ऑरेंज कलर होता है बेटा, मतलब न्यूट्रल मीडियम में है। आर मतलब क्या हो गया? रेड बेटा किस में होता है? एसिडिक मीडियम में। रेड किस में होता है? ये क्लास 10th में भी इंडिकेटर में आपको पढ़ने को मिलता है। वाई मतलब येलो हो गया, येलो बेटा किस में होता है? ये होता है आपका बेसिक मीडियम में। किस में होता है? बेसिक मीडियम में। चलो ऑप्शन क्या होगा? सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन होगा नहीं, बेसिक साल्ट है। सोडियम क्लोराइड होगा नहीं, साल्ट है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है।
एसडी में होगा। रेड कलर पूछा है ना आपसे, रेड कलर, तो किस में होगा? बिल्कुल सही है 40। चलो अब थोड़ा सा इसमें हम लोग ध्यान से देखते हैं। मैच द कॉलम आइडोफॉर्म, अब फ्रीऑन देख लेना है। अगर आपको जैसे मान लो यहाँ पे एबीसीडी दिया है, फिर आ गया मैच द कॉलम में, आपको नहीं पता है कैसे करेंगे, तो आप बेटा इस चारों पांचों में से कम कोई एक तो जरूर जानते रहिएगा। चारों पांचों में से कम कोई एक तो जरूर जानते रहिएगा, तब आपका काम आसान हो सकता है। कम से कम दो भी जान जाएंगे, एकदम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो एक जो है आइडोफॉर्म, एचसीसी, फ्रीऑन, हेलोथेन्स, और ये आपका है पैराडाइक्लोरोबेंजीन। अगर आप फ्रीऑन को जानते हैं ना, सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये आपका CF4, C1 देखो बेटा एक ए में मिल ही रहा है बी में, तो तुरंत आप इसको क्लिक कर सकते हो, तुरंत, इसमें तो आपको सोचना ही नहीं है, तुरंत कर सकते हो। देखते हैं, अच्छा फिलहाल के लिए, बाकी तो बना ही देंगे। सॉरी इसमें मिल रहा है बी में, मतलब लिखा तो सही है बट यहाँ पे हो गया थोड़ा सा मिस्टेक, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, बट आप लोग ऐसे मिस्टेक नहीं करिएगा। चलो ठीक है, थोड़ा सा दिखना भी जरूरी है। यहाँ पे C1 बता रहे थे, ये C1 इसमें है बी में बेटा, तो ये ध्यान से देखना, ये भी ये थोड़ा सा आ गया, जरूरी भी है। हम लोग क्या करते हैं कि देखते कुछ और है, कभी कभी गोला कुछ और का भर देते हैं, तो ये इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को कि एकदम एग्जाम के टाइम बेटा एकदम पेशेंस बनाए रखना है बी। बाकी अगर दो भी आ रहा है देख लो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एरोमेटिक अल्कोहल, ध्यान से देखना बेटा, इसमें क्या है आपके पास, फिनॉल है, फिनॉल है बेटा, और एरोमेटिक तो ये बेंजीन है, तो इसलिए एरोमेटिक सिर्फ आपको अल्कोहल खोजना है। क्या खोजना है बेटा? आपको अल्कोहल खोजना है। तो एक चीज का ध्यान से देखना, फिनॉल जो होता है, फिनॉल जो होता है बेटा, वो अल्कोहल नहीं आता, वो उसका अलग कैटेगरी है, ये अल्कोहल में नहीं आता। फिनॉल बेटा अल्कोहल में नहीं आता कभी, फिनॉल की अलग कैटेगरी होती है। अगर कभी आपसे पूछा है, ध्यान से देखना है इसको आपको पूछा है एरोमेटिक अल्कोहल, आपसे क्या पूछा है बेटा? एरोमेटिक अल्कोहल, तो इसका मतलब वो अल्कोहल के बारे में पूछ रहा है, फिनॉल तो है ही नहीं, इसलिए आपका ये वाला तो गलत हो जाएगा। डायरेक्ट फिनॉल है ना ये तो होगा ही नहीं। ए और डी नहीं होगा बेटा, बी और सी होगा, इसलिए ऑप्शन क्या होगा आपका? सी। तो चलो देख भी लेते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या है बेटा? सी। एक बात अच्छे से ध्यान से देख लेना, फिनॉल अल्कोहल के कैटेगरी में नहीं आता, उसकी अलग प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। ये आपके अल्कोहल है, OH प्राइमरी अल्कोहल है, बट ये एरोमेटिक भी है, बेंजीन से जुड़ा है, इसलिए हम लोग इसको एरोमेटिक अल्कोहल बोल सकते हैं। ये देखो याद करने की चीज है, पावर अल्कोहल बेटा 80-20 का रेशियो होता है पेट्रोल और इथेनॉल का, विथ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बेंजीन। ये थोड़ा सा याद रखने योग्य है आपको, इसलिए एकदम अच्छे से इसको देख लेना है। ये चलो बी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ये आप देखना है, ये आपका एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये PHMGBr बेटा, PHMGBr, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्टिविटी देखेंगे यहाँ पे, ये अपने को पीएच माइनस प्रोवाइड कराएगा, पीएच माइनस न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करता है, RMgX क्या प्रोवाइड करता है बेटा? R माइनस, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है बेटा, और बेस की तरह काम करता है, ठीक है। तो जहां पे अपने इसी पे अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, इस पे न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, इस पे अटैक कर सकता है, इस पे अटैक करेगा, जहां पे हिंड्रेंस कम होगा वहां पे ज्यादा अटैक करेगा। चूंकि यहाँ पे तो रिजोनेंस में भी स्टेबलाइज इसका डबल बॉन्ड, तो वहां पे थोड़ी रिएक्टिविटी कम होगी, यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस इसके तुलना में ज्यादा है, तो 231 किसमें मिल रहा है बेटा? इसमें है क्या? 231, चलो देखते हैं, 231 सी में है, डाइकीटोन है ये, और ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना,
ये आपका है इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देख लेना, इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन। तो चलो कराते कैसे हैं, ये तो एक किसी भी बेस के प्रेजेंस में होगा, अल्कली के प्रेजेंस में होता है, NaOH या KOH के प्रेजेंस में। तो ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 का होल ट्वाइस CO CH3। बेटा यहाँ पे एक कोई भी अल्कली ले लेते हैं जो कि अपने को OH माइनस प्रोड्यूस करेगा, तो हम लोग न्यूक्लियोफाइल बना देते हैं। चलो यहाँ से एसिड बेस रिएक्शन होगा, ये इसके एनायन को लेगा, तो ये जो एनायन है यहाँ पे H प्लस को लेगा बेटा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, वो नेगेटिव इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइज है। वो क्या काम करता है, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है, अंदर ही अंदर इस पे अटैक करेगा और एक रिंग का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको बेटा हम लोग बोलते हैं चिलेशन, रिंग फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन, रिंग फॉर्मिंग टेंडेंसी। तो आप पहले क्या काम करना, गिन लीजिए कितने कार्बन इन्वॉल्व हुए हैं, 1 2 3 और 4, यहीं पे हो गए 5। क्या काम करना, 5 मेंबर्ड का रिंग बना देना। डायरेक्टली देखो 1 और 5 का आपस में कनेक्शन करा दो, 1 और 5, 1 से जुड़ा है 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5 हो गया 5, ये बॉन्ड चला जाएगा, इस पे O पे माइनस आ जाएगा और ये CH3, फिर ये वाटर यहां से जो निकला है बेटा H2O H प्लस और OH माइनस का मिक्सचर, तो ये वाटर से H प्लस ले लेगा, H प्लस ले लेगा, तो ये हो जाएगा OH, क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा यहां से, ये 5 मेंबर्ड रिंग है सिंपली, तो ये हो जाएगा OH और यहाँ पे है CH3, ठीक है। अच्छा यहाँ पे दूसरे पे भी कुछ है ना, यहाँ पे दूसरे पे डबल बॉन्ड O है, तो ये डबल बॉन्ड O बना देना कीटोन। अब इसको हम लोग हीट करते हैं, तो इसका अल्फा पोजीशन और बीटा पोजीशन पे आ जाता है डबल बॉन्ड, यहाँ से H निकलता है, यहाँ से OH, तो ये हो जाएगा ऐसे H2O बाहर निकल जाता है हीट करने पे, डबल बॉन्ड यहाँ पे हो जाएगा CH3 जाएगा O। चलो देखते हैं बेटा, ऑप्शन होगा इसमें C। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, एकदम ध्यान से देख लेना बेटा इसको, ऑप्शन हो गया C। आगे है रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ अच्छे से आना चाहिए बच्चों को, एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा पार्ट है GOC का। तो बेंजोइक एसिड है, आर्थोटॉलविक एसिड, आर्थोटॉलविक एसिड बेटा ये होता है इसका स्ट्रक्चर, आर्थोटॉलविक एसिड मतलब यहाँ पे CH3 रहेगा, यहाँ पे CH3 एक हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजोइक एसिड मतलब बेंजीन के ऊपर COOH ग्रुप का होना, ठीक है। और थर्ड है बेटा पैराटॉलविक एसिड, पैराटॉलविक एसिड, तो ये आपका COH पैरा पे मिथाइल ग्रुप, दिस इज द पैराटॉलविक एसिड। तो एक बात का याद रखना, एसिडिक एसिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग ग्रुप के, एसिडिक स्ट्रेंथ होता है बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप के, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है -M -H -I, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर्थो इफेक्ट के, आर्थो इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आर्थो इफेक्ट क्या होता है, अगर बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में, बेंजोइक एसिड के रिस्पेक्ट में आर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप आए, चाहे वो खींचने वाला हो चाहे देने वाला हो, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कोई भी टाइप का ग्रुप होगा बेटा, वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं आर्थो इफेक्ट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्थो इफेक्ट। तो दुनिया में ये आपका इस तीनों के कैटेगरी में कंपेयर करोगे तो सबसे ज्यादा होगा 1, चूंकि यहाँ पे ये देने वाला है तो इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है देने वाले के, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए 1 हो गया, 2 हो गया और 3 हो गया। मतलब आर्थोटॉलविक एसिड दो जगह कहाँ पे मिल रहा है, बी में और डी में मिल रहा है, उसके बाद बेंजोइक एसिड मिल गया, तो इसलिए ऑप्शन होगा आपका डी। देख लो ऑप्शन डी है। 46 फिर आया बेसिक स्ट्रेंथ। बेटा बेसिक स्ट्रेंथ क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ वो बताता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन पेयर आसानी से कौन डोनेट कर दे रहा है, बट यहां पे इसके इलेक्ट्रॉन तो रिजोनेंस में स्टेबलाइज है,
यहाँ भी इलेक्ट्रॉन, अच्छा ये सारे एनिलीन में ही है, तो एनिलीन में क्या होता है, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है बेटा किसके, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली होता है और इनवर्सली होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। चूंकि यहाँ पे मैंने देखा NO2, तो ये आपका कौन सा इफेक्ट लगा रहा है बेटा, यहाँ पे ये -M इफेक्ट लगा रहा है, और ये यहाँ पे +H इफेक्ट लगा रहा है। कौन सा इफेक्ट, +H इफेक्ट, ये बेटा यहाँ पे आपका +H इफेक्ट लगा रहा है, ठीक है। तो डोनेटिंग, तो इसलिए ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन होगा 312, ऑप्शन होगा आपका 312। ऐसे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और खींचने वाले के इनवर्सली होता है, तो क्या होगा 312 देख लेते हैं डी, ठीक है। 46, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका है, ध्यान से देखते हैं इसको। एनिलीन का रिएक्शन बेटा अगर NO2HCl से कराते हैं तो ये आपका बन जाता है डायजोटाइजेशन रिएक्शन होता है, जहां पे N2+Cl- बन जाता है। क्या बन जाता है, N2+ और Cl-, डायजोटाइजेशन हो जाता है। यहाँ पे डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन होता है NH2, ऐसे देख लेना NaNO2HCl होगा या बेटा HNO2 लिखा होगा, क्या लिखा होगा, HNO2, तो डायजोनियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। ऐसे अगर होगा तो NH2 NaNO2HCl ये होगा, तो वहां बन जाएगा बेटा N2+Cl-, तो एक तो B और C मिल रहा है, मतलब ये आपका गलत हो गया, ठीक है, क्योंकि X और Y रिस्पेक्टिवली बताना है, तो X और Y। और दूसरा इसका रिएक्शन बेटा आप एक अच्छे NO2- से करा दोगे, NO2-, चूंकि ये एसिड है नाइट्रस एसिड, तो ये H+ और NO2-, यहां पे NO2 जुड़ जाएगा। ऑप्शन कौन सा होगा आपका, सी। चलो 48, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ये एकदम एनसीईआरटी का पार्ट है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, ध्यान से देख लेना इसको। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन ओनली डिसरप्ट सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ओनली, ठीक है, एनसीईआरटी में पूरा लाइन टू लाइन है एकदम, पढ़ लेना इसको। ऑप्शन कौन सा होगा, बी, सिर्फ और सिर्फ सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को ये डिसरप्ट करता है, डीनेचुरेशन। फिर आ गया आपका मैच द कॉलम वाला, सोडियम परबोरेट, क्लोरीन, क्लोरीन देख लो पहले, मिला दो इसको, डिसइंफेक्टेंट, क्लोरीन होता है ब्लीचिंग पाउडर में, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है, क्लोरीन होता है बेटा डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। तो बी का वन दो जगह मिल रहा है, ये कट गया, ये कट गया, सी और डी, तो उसके बाद इसमें देखते हैं, यहां सी तक भी कॉमन है, ऐसा क्या है, यहां ए सोडियम परबोरेट, बिथियोनल बेटा होता है आपका, देखो पोटेशियम स्टीरेट डी, पोटेशियम स्टीरेट क्या होता है, देख लो, डी का 4, ऑप्शन क्या होगा आपका, ऑप्शन होगा सी, देखो मैंने ऐसे तो सभी बिथियोनल, देखो बिथियोनल क्या होता है बेटा, एक एंटीसेप्टिक होता है, ठीक है, एक एंटीसेप्टिक होता है बिथियोनल, ठीक है। सोडियम परबोरेट एक मिल्क ब्लीचिंग होता है, सोडियम परबोरेट मिल्क ब्लीचिंग, फिलहाल अपने को उससे तो लेना देना नहीं है, मैं तो बता रहा था कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसका तरीका देखना है इसको। ऑप्शन वाले में दो कम से कम आपको आने चाहिए, एक आ रहा है फिर भी मैक्सिमम केस में काम चल जाता है, लेकिन दो आएगा तो 100% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट एन एंटासिड, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, थोड़ा बेसिक है चल जाएगा, एंटासिड की तरह काम करेगा। सिमेटिडीन बेटा आता है, सिमेटिडीन एक अच्छा एंटासिड है। रेनिटिडीन जेमेंस 2011 में भी पूछा था, बट ये आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए इसको लिया गया है। ये भी है, ये भी है और ये भी है, ये सभी एंटासिड है। नॉट पूछा है तो नॉट में ये एक ऑप्शन मिल रहा है, नॉट में अपने को सिर्फ ये एक ऑप्शन मिल रहा है। तो मैं आशा करता हूं
कि आप इस जितने भी 50 क्वेश्चन आपके पास मिले हैं अभी इस वीडियो लेक्चर में, उनसे कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।